उनमें जो कुछ लिखा जा रहा है उसका जो अंडरटोन है वो नॉस्टैल्जिया, अतीत का मोह। मतलब एक कोई दुनिया थी जो बड़ी सुंदर थी, मोहक थी, अच्छी थी, उजड़ गई। तो उसका विलाप या उसकी तकलीफ दिखाई पड़ती है बोलियों की रचनाओं। लेकिन मैं इस किताब पे ज्यादा बात करने के बजाय मैं इस पे बात करना चाहता हूं कि इस नॉस्टैल्जिया का मोल क्या है, इसका क्या वैल्यू क्या है। तो इसको तरह तरह से देखा गया है। अब जैसे प्रेमचंद की एक बड़ी मारक लाइन है जो इस कविता संग्रह पे भी और बोलियों के तमाम किताबों पे भी लागू होती है। प्रेमचंद कहते हैं कि बूढ़ों के लिए अतीत के सुखों, वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाश से मनोरंजक कुछ नहीं। मतलब जो अच्छा था वो सब बीत चुका, जो सामने हो रहा है वो बड़ा खराब है, जो आने वाला है वो प्रलय है, बड़ा भयानक है। और इसके साथ वो कहते हैं कि ये मनोरंजक है। जो इसको कह रहा है वो उसको शौक में नहीं है, वो आव में नहीं है, उसके लिए एंटरटेनिंग। तो एक तो नॉस्टैल्जिया ये है। दूसरा नॉस्टैल्जिया ये है कि आखिर हम करें क्या नॉस्टैल्जिक ना हो। 40-50 की उम्र पार करने के बाद, लिखना लिखना जान जाने के बाद करें क्या? हमने एक ही जिंदगी जी है, हमारा एक ही पास्ट है और हमारे पास एक ही मेमोरी है। तो आखिर हम नॉस्टैल्जिक नहीं होंगे तो करेंगे। हमारा जो कच्चा माल है लिखने के लिए वो सब मेमोरी से आता है। तो बिना नॉस्टैल्जिक हुए लिखना भी कठिन है। तो नॉस्टैल्जिया एक चीज ये देता है कि हमारी भी कोई रूट है, हमारी भी कोई जड़ है, हमारी भी कोई बुनियाद है, हमारा भी कोई अस्तित्व है। एक ये बोध देता है, क्योंकि ये बोध दुर्लभ होता जा रहा है। अब ऐसे लोगों की तादाद दुनिया में माइग्रेशन के कारण बहुत बढ़ गई, जिनका कोई अतीत तो है। अगर समय बीतेगा, आपकी उम्र बीतेगी तो अतीत बनेगा, लेकिन उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं, उसमें कोई खास बात नहीं। जैसे दिल्ली शहर में जो 3 पीढ़ियों से रह रहा आदमी है, उसका कौन सा अतीत है? और उसका ये जो अतीत है वो अगर भाषा को छोड़ दें तो चेन्नई में रहने वाले, कलकत्ता में रहने वाले, मुंबई में रहने वाले या बैंकॉक में रहने वाले किसी अर्बन सिटीजन से किस तरह से अलग है? उसमें कोई विशिष्टता नहीं, वो एक ही जैसा। और वो जिस अतीत की बात करेगा भी दिल्ली के, वो अतीत बड़ा पुराना होगा। वो मुगल काल का अतीत होगा या आजादी के तुरंत बाद का, विभाजन के बाद जब बहुत सारे शरणार्थी आए थे तब का अतीत होगा। तो वो कोई ऐसा डिस्टिंक्ट अतीत नहीं। तो ये नॉस्टैल्जिया ही है जो अस्तित्व का बोध हमें कराता है। तो ये एक नॉस्टैल्जिक किताब है। दूसरा, इसमें विचार किया गया है कि क्या बदल रहा है और भविष्य की दुनिया कैसे होने वाली। तो जब हम ये विचार करते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक कोई जगह होती है जहां हम खड़े होकर विचार करते हैं। एक कोई मानक जगह है कि ऐसा था, यहां से अब बदल रहा। वरना कैसे आप किसी परिवर्तन को कैसे आप पिन करें? वो जगह मुझे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है।
सिर्फ भोजपुरी के मामले में नहीं, मैं हूं खुद भोजपुरिया हूं, लेकिन वो जगह प्रॉब्लमेटिक है कि हमारा जो भोजपुरी समाज था उसमें ऐसा माना जाता है, अगर आप ज्यादातर वहां का उपलब्ध साहित्य देखेंगे, कि जैसे वहां सब कुछ बड़ा अच्छा, जैसे वहां बहुत रिच किस्म का, बड़ा मानवीय किस्म का सामाजिक जीवन था, काका दादा नाना वाले सबके संबंध थे, आपस में बड़ा सहकार था, बड़ी उन्नत किस्म की संस्कृति थी। लेकिन बाद में ग्लोबलाइजेशन आया, राजनीति आई, इसने सब तबाह किया। ऐसा नहीं है। ये जो ज्यादातर लोग पुराने समय की महानता के और अच्छाई के गुण गाते हैं, हिपोक्रेट लोग, प्रिटेंशियस बिहेवियर, बल्कि जिस जमाने का गुणगान किया जाता है, गांव 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 लोग कहते रहते हैं, शहर में बैठ के गांव 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 करते रहते हैं, कोई गांव बसने के लिए जाता नहीं, कोई वहां जाके इंटरवीन नहीं करता, हस्तक्षेप नहीं करता, बदलने की कोशिश नहीं करता। लेकिन फिर भी रोज सवेरे टूथब्रश करते समय नीम की दातून याद आती रहती। तो वो जो मानक वाला समय है, उसको एक कविता में पकड़ा गया है, जो आमुख है इस किताब का। सन 60 का गांव देश, बचपन बीतल तंगी में, पटल जांघिया गंजी में, साग भात खाके दिन बीतल, गांती बंधली ठंडी में। गांती विचित्र चीज, गरीबी का एक मेटाफर है। गांती ये है कि कोई पुरानी साड़ी, लुंगी, धोती, चादर, उसको बच्चों के पीठ और सिर पे बांध दिया, ये गांती, मतलब कोई भी कपड़ा। और इसके तो ये वो समय है, वो उस समय को ये बताना कि उस समय सब अच्छा था, सब महान था, ये हिपोक्रेसी है। जबकि हम देखते हैं कि गरीबी, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद, दमन आज से कहीं ज्यादा, डिस्पैरिटी बड़ी भयानक। और बल्कि जब हम उस समय को अच्छा बताते हैं, तो ये जो दमन था, ये जो अत्याचार था, ये जो डिस्पैरिटी थी, इसके इर्द गिर्द जो खामोशी थी, टॉलरेंस था, हम उसको भी ग्लैमराइज करते हैं। आज तो कम से कम ये है कि कहीं कोई एक घटना होती है तो किसी एक बहुत सस्ते से मोबाइल से उसका वीडियो बनाने की अवेयरनेस है। तब वो नहीं थी, तब उसको सहने की अवेयरनेस कि अगर कोई अत्याचार कर रहा है तो ये तो उनका बर्थ राइट है। अगर कोई ब्राह्मण, अगर कोई भूमिहार, अगर कोई राजपूत, अगर कोई जमींदार अत्याचार कर रहा है तो इनका तो बर्थ राइट है। बाबू में अत्याचार नहीं करेंगे, क्या करेंगे? तो उस समय को ग्लैमराइज नहीं किया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उस समय में एक और चीज ग्लैमराइज की जाती है कि लोगों के बीच संबंध बहुत अच्छे, बहुत मानवीय, बहुत करुणा, बहुत नेह छोह वाले संबंध। तो यहां इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि कोई एक आदमी, उसका संबंध पूरे समाज से नहीं होता। जिन संबंधों का गुणगान किया जाता है वो एक जाति के लोगों के आपस के संबंध हैं, क्योंकि वो जमाने में पूरा समाज जातीय पंचायतों से गवर्न होता था और जातियों से में बटा हुआ समाज अभी। तो
वो जो मानवीय संबंध हैं वो या तो ठकुरान के हैं, या तो अहिरान के हैं, या तो चमरौटी के हैं, या तो बबनान के हैं, या मुसहरों के बीच के हैं। एज ए होल सोसाइटी के संबंध नहीं। दूसरी बात यह है कि उन संबंधों का एक बड़ा आधार नगद पैसे का अभाव, दरिद्रता और गरीबी, जिसको हम कहते हैं कि वो बहुत मानवीय जमाना था लोक जीवन में, वो गरीबी की कोऑपरेटिव थी मेरी नजर में। कि अगर आपके पास एक बैल है सिर्फ और खेत जोतने के लिए आपको दूसरे बैल की जरूरत है, जिस आदमी के साथ आपकी बैल की साझेदारी होगी आपके सारे संबंध अपने आप ठीक हो जाएंगे। माचिस उस जमाने में लग्जरी हुआ करती। लोग एक दूसरे के घरों से आग का लेन देन किया करते थे, आग जिला के रखी जाती थी। तो जब आपका मालूम है कि अगर हम इनके घर से आग नहीं लाते हैं तो चूल्हा नहीं मिलेगा, तो संबंध अपने आप ठीक हो जाए। नगद पैसे का बहुत अभाव था। इलाज विलाज, मेडिकल फैसिलिटी, इसके बारे में सोचना बड़ा दुर्लभ था। सड़कें तक नहीं थी। तो ये संबंध गरीबी के बनाए हुए संबंध। और बाद के दिनों में हम जैसे ही देखते हैं कि थोड़ा पैसा आने लगता है, उन इलाकों से माइग्रेशन होता है, मुंबई की तरफ, कलकत्ता की तरफ, सूरत की तरफ थोड़ा पैसा आता है, नए नए उद्योग धंधे, छोटे मोटे उद्योग, आप इंटरप्रेन्योरशिप कह लीजिए, तो ऑटो निकालने को भी आप मान लीजिए कि एक उद्योग, किसी ने ऑटो निकाल के चलाना शुरू कर दिया, या कोई स्टेशन पे जा करके क्या कोई फूड आउटलेट खोल लिया, इसको भी आप उद्योग में मानिए। इसी तरह के उद्योग पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहे। तो गरीबी के बनाए हुए संबंध थे। मैं कह रहा हूं कि जो परिवर्तन आए, और जैसे ही पैसे की पहली झलक मिलती है इन इलाकों को, चाहे वो भोजपुरिया हो, चाहे मैथिली हो, चाहे अवधी हो, चाहे जो लोक भाषा वाला इलाका, वो सारे संबंध लुप्त होने लगते हैं, गायब होने लगते हैं। पैसे के आने के साथ साथ इंडिविजुअल ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। और वो जीवन जिसको देख के पहले हाँ, एक और गौर करने की बात कि पहले गांव में शहरी जीवन का मजाक बनाया जाता। जैसे मुझे याद है कि गर्मी की छुट्टियों में हम लोग अपने गांव जाते थे, तो लड़के हम लोगों को कहते थे कि जो शहर का दाल भात खा के आए हो ना, निकल जाएगा खेलने में हम लोगों के साथ। अब शहरी लोगों के साथ कई तरह से मजाक बनाया जाता था। जैसे एक मजाक का ये था कि शहर के लोग खड़े होकर पेशाब करते, या हिंदी बोलने को कहा जाता था कि अंग्रेजी पूछते थे, या फिर इनके जीवन में कोई क्वालिटी नहीं है, एक ही कमरे में पूरे दिन बंद रहते हैं, इनको शुद्ध हवा से इनका कोई परिचय नहीं, ये खरीदा हुआ अनाज खाते हैं, इनको फल वही मिलते हैं जो कभी कभी ये खरीदते होंगे। हमारी तरह नहीं है कि वो कहीं से, माना जाता था कि हमारा जो जीवन है गांव का वो ज्यादा रिच है, ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि गांव शहर की नकल करने लगा, और शहर का जीवन एक बड़ा आइडियलिस्ट जीवन है। तो जब ये पैसा आया ग्रामीण इलाकों में, थोड़ा बहुत तो नहीं आया, तो वो ठीक शहर के जीवन की ही नहीं, उसकी संस्कृति की भी नकल वो करने लगा। तो वो फिर पुराना सामुदायिक जीवन खत्म हो गया, बहुत जल्दी खत्म हो गया। फिर वो चाचा दादा नाना वाले संबंध खत्म हो गए, वो सामूहिकता खत्म हो गई, वो पंचायतें खत्म हो गई, सामूहिक रूप से फैसला लेने वाला खत्म हो गया, गीत गौनई खत्म हो गई, बहुआ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो अगर वो जो पुराना जीवन था वो इतना ही अच्छा था,
लोग इसको इतना ही चाहते थे, पसंद करते थे, वो पैसे की पहली महक लगते ही कपूर की तरह उड़ क्यों गया, क्यों खत्म हो? और जब खत्म हो रहा था और आज भी खत्म हो रहा है, तो उसको प्रिजर्व करने की कोई कोशिश क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों सिर्फ उसका गुणगान किताबों में, कहानियों में, ड्राइंग रूम की बदकहियों में किया जाता है? उसको बचाने की कोई कोशिश क्यों नहीं दिखती है कि हम पुरानी सामूहिकता को फिर वापस लाएं? उसकी वजह वही हिपोक्रेटिक प्रेटेंशियस बिहेवियर, क्योंकि हम उसका गुणगान तो करते हैं, उस पर एक सार्वजनिक सहमति है, लेकिन अंदर ही अंदर उस जीवन के अंदर छिपी हुई जो हिंसा थी, जो क्रूरता थी, जो फ्यूडलिस्टिक वैल्यू सिस्टम था, उसको भी हम बहुत अच्छी तरह जानते। आखिर वहां के जो लोग शहरों में आए, वो फिर क्यों पलट करके अपने संयुक्त परिवारों में नहीं गए? क्यों उनको न्यूक्लियर फैमिली में अपना आदर्श और अच्छा जीवन दिखाई? उसकी वजह ये थी कि ये जो शहरी न्यूक्लियर फैमिली वाला जीवन था, इसमें इंडिविजुअल के लिए ज्यादा स्पेस था, इसमें आप जो सोचते थे वो करने की ज्यादा गुंजाइश थी। संयुक्त परिवारों में एक मुखिया होता था और सारे परिवार को उसके हिसाब से चलना पड़ता था, और उसमें लड़कियों की तो हालत और खराब। वो कहता था कि कक्षा 8 के बाद नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ सकते, और पुरुषों को भी, ज्यादातर पुरुषों को भी अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा या लगभग ये पुरुष के मानसिक स्तर पर निर्भर करता था। अगर मूर्ख है तो लगभग पूरी तनख्वाह, थोड़ा होशियार है तो कम, वो उसके चरणों में रख देनी पड़ती। और औरत को अपनी जिंदगी में जगह देने का मतलब था कि ये औरत के बस में हो गया, ये मर्द नहीं रहेगा। देखिए ये मुस्कुरा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उस जीवन में सब अच्छा ही अच्छा था। तो मुझे लगता है कि इसको ध्यान में रखने की जरूरत है, और ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप में बहुत सारे लोग कल को इसी नॉस्टैल्जिया में पढ़ेंगे और कुछ न कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे, क्या पता लिख ही रहे हैं। इसलिए मैं इस बात को अंडरलाइन कर रहा हूं। दूसरा ये है कि ये जिस इलाके की किताब है, जिस इलाके का मैं रहने वाला हूं, वो इलाका इन दिनों कैसा है? एक भोजपुरिया आदमी की छवि क्या है सारी दुनिया में? इतनी बड़ी दुनिया में एक भोजपुरी बोलने वाले की क्या छवि? पहली छवि तो ये है जो कि भोजपुर का आदमी, भोजपुरी बोलने वाला आदमी सेक्स डेमोन, कामातुर प्रेत, और ये छवि बनाई है पिछले 30 साल में भोजपुरी के गानों ने की, जिसमें अक्सर लहंगा रिमोट से उठाया जाता है। ये कितना कल्चरली प्रॉस्परस इलाका। भिखारी ठाकुर, महेंद्र ऋषि, मोती बीए, पता नहीं कितने, वो पूरी वहां की जो कल्चर है बदल दी जाती है। जैसे भोजपुरी के गाने सुनते हुए लगता है कि ये जैसे सेक्स होस्ट हैं, आपस में जो लड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। कामातुर प्रेत। दूसरा गैंगवॉर, अपराधी अपराधी अपराधी, हरशंकर तिवारी, ब्रजेश सिंह, मुख्तार अंसारी, और भी पता नहीं क्या 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 क्या। और ये सच भी है कि भारत का जो अंडरवर्ल्ड है, वहां जो सबसे अधिक शूटर सप्लाई होते हैं वो इन्हीं इलाकों से।
मतलब वहां का जो नौजवान है बहुत कम पैसे में किसी की जान ले लेने में उसको कोई बहुत दिक्कत नहीं। और ये वही का आदमी है जो आपको हर बड़े महानगर में बिल्डिंग में ईंटा ढोता हुआ, ऑटो चलाता हुआ, बल्लेदारी करता हुआ मजदूर के रूप में दिख जाएगा, वहीं का शूटर भी दिख जाएगा। और तीसरा, ये वही इलाका है जहां रिवाइवलिज्म बड़ा कायदे से आया है। जाति तो थी ही, ये धार्मिक उत्थान सबसे ज्यादा बुलडोजर से मुसलमानों का घर टूटने पे खुश होने वाला और सीटी बजाने वाला आदमी भी बहुत खुश, क्योंकि उसके भीतर जो वायलेंस भरी उसको एक आउटलेट, उसको कुछ अच्छा पॉजिटिव होते हुए देखने में उतना मजा नहीं आता जितना विध्वंस देखने में मजा आता है। और ये उन सारे समाजों का हाल है जो बहुत लंबे समय तक फ्यूडल सप्रेशन में जिए हैं, जहां डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है, जहां परिवारों के भीतर हिंसा बहुत ज्यादा है। उन सबको विध्वंस में बहुत मजा आता है। और ये सिर्फ भोजपुरिया समाज की हालत नहीं है, ये ज्यादातर भारत की हालत है, लेकिन मैं बात भोजपुरिया समाज के बहाने कर रहा हूं। तो ये स्थिति, तो इस कविता संग्रह में जरूर भविष्य की एक चिंता दिखाई देती है, लेकिन वो बहुत आम फहम चिंता, कोई गहरी चिंता नहीं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि चंदेव जी को आगे और अधिक समय मिलेगा, और चूंकि उनका एक उस इलाके से गहरा लगाव, तो जो उस इलाके के वास्तविक प्रश्न और डेवलपमेंट, जो एक तरह से पूरे देश के प्रश्न, उनको वो आगे के उसमें ले आएंगे। और इस काव्य संग्रह में मुझे एक कविता खास तौर से बहुत अच्छी लगी। साधु वाली कविता कौन सी चंदेव जी? जोग भोग, जोग भोग। ऐसा लग रहा है कि वो कविता नहीं है, वो कुछ सच्ची घटना जो जस की तस चली गई। एक आदमी घर से भाग के साधु हो जाता है 6-7 बच्चे पैदा करने के बाद, और उसकी बीवी अकेले उन बच्चों को पालती है, तो बहुत यातना में पालती है, जैसा होता है अकेली औरतों के साथ। और ढलती उम्र में फिर एक दिन अचानक वो लौटा। उसने जो थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमाया होता है साधुगिरी करके, वो लाके उस औरत को दे देता है, और फिर कमाने के लिए कुंभ की तरफ निकल जाता है। प्रयाग में कुंभ लगा है। तो हमारे इलाके में तो बहुत कहानियां हैं जिसमें किसी के संत होने को, साधु होने को बहुत ग्लैमराइज किया जाता है, लेकिन ये पहला वाकया मैंने पढ़ा कि जिसमें एक साधु लोगों को ठग के जो कुछ भी कमाता धमाता है, फिर एक बार अपने वापस घर लौटाता है, अपनी बीवी के पास लौटाता है। सुंदर कविता लगी मुझे। और ऐसी कहानियां बहुत, अक्सर भोजपुरी के गांवों के बाहर कोई कोर्ट, कोई चौरा, कोई मंदिर होता है जिसमें एक कोई बाबा जी होते हैं, उसको भी बहुत ग्लैमराइज किया जाता है कि बहुत सिद्ध स्थान है, बहुत जगता स्थान है, लेकिन वो मूलतः गजेड़ियों का अड्डा होता है। और बहुत सारे ऐसे काम जो सार्वजनिक तौर पे नहीं किए जा सकते, करने की जगह। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो यथार्थ है ग्रामीण जीवन का और गांव से सटे हुए कस्बों के जीवन का, वो बड़ा फरेबी है, बड़ा दिल फरेब है, बड़ा जटिल है। और उसको
उसको लिखते समय, उसको बरतते समय किसी नॉस्टैल्जिया में, किसी अतीत के मोह में फंसने की जरूरत नहीं है। उसको बल्कि ज्यादा ऑब्जेक्टिव और बेरहम तरीके से देखा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए, सबके सामने लाया जाना चाहिए, ताकि अपने माटी पानी की, अपने देश की बेहतर समझदारी बन सके। इसी के साथ मैं चंदेल जी को उनके कविता संग्रह पर शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं।